आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो है पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि था लैपलास करेक्शन फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि लैपलास ने असल में ये कहा था कि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं एयर में से एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना तो किसी किस्म की हीट इंटर हो रही होती है और ना ही लीव हो रही होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का इस्तेमाल करके असल में हमने एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये एक रिलेशन हासिल किया था या इसका इस्तेमाल किया था, जो कि था असल में पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट सम, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, जिसको हम एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। फिर हमने कहा था कि प्रेशर पी से असल में इंक्रीज हुआ डेल्टा पी, तो जो नया प्रेशर हमारे पास आ गया तो पी प्लस डेल्टा पी हो गया था, जबकि वॉल्यूम शुरू में वी था वो डिक्रीज होकर डेल्टा वी हुआ। तो जो नया वॉल्यूम हमारे पास है वो वी माइनस डेल्टा वी आया। फिर इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन की थी और उस बायनॉमियल एक्सपेंशन के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे थे कि हम जो हायर ऑर्डर की टर्म्स होंगी उसको निगलेक्ट कर देंगे, जबकि जो लीनियर ऑर्डर की टर्म्स होंगी उसको रख लेंगे। तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ था। तो आज हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे P इक्वल टू आ जाएगा। असल में आपके पास इस P का सबसे पहले हम प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, तो P 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो खाली P आ जाएगा। फिर P असल में गैमा डेल्टा V से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इधर माइनस आ जाएगा गैमा, जो कि आपके पास ये है, तो गैमा P डेल V डिवाइड बाई V आ जाएगा। फिर असल में डेल P 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास खाली डेल P आ जाएगा यहाँ पर, और साथ फिर प्लस डेल P माइनस गैमा डेल V से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस, और साथ आ जाएगा डेल P, या अपनी आसानी के लिए हम गैमा पहले लिख लेते हैं, फिर डेल P आ जाएगा और साथ डेल V डिवाइड बाई V आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर P है और राइट हैंड साइड पर P है, तो ये दूसरे से फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेल P जो कि छोटा इंक्रीज था प्रेशर के अंदर, और डेल V जो कि छोटा इंक्रीज था वॉल्यूम डिक्रीज था वॉल्यूम के अंदर। तो इसका मतलब है दो छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो जब दो छोटे नंबर्स का, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 0.002 आपके पास डेल P है और इसी नंबर का आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मिसाल के पास 0.00, चलें ये 3 कर लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। तो जब आप इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे ना जो कि बहुत छोटे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो फिर इस प्रोडक्ट का कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ओवरऑल, इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये एक्सप्रेशन आपके पास निगलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये दो चीजें रह जाएंगी, जिसमें से ये एक्सप्रेशन जो कि माइनस गैमा पी डेल वी ओवर वी है, ये माइनस और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूँ जो कि डेल पी है आपके पास, तो डेल पी आपके पास आ जाएगा गैमा पी डेल वी ओवर वी। अब ये वी, या हम यूं करते हैं कि आपके पास ये जो डेल वी ओवर वी का एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डेल पी पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख सकता हूँ जो कि असल में गैमा पी है आपके पास, तो गैमा पी असल में बराबर आ जाएगा डेल पी ओवर डेल वी ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, वी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ना, तो इसको असल में हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि आप इससे पहले न्यूटन्स के मेथड में भी देख के आ चुके हैं। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से कितना इंक्रीज आया है वॉल्यूम के अंदर, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जबकि जो डेल पी है ये असल में आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन असल में कहलाता है बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस आपको क्या बताता है कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से क्या या कितना ज्यादा वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से। और इस बल्क मॉडुलस को भी हम, या जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ई के साथ। इसका मतलब है कि मैं स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह ई यूज कर सकता हूं, तो असल में ई आपके पास बराबर आ जाएगा गैमा पी के। अब हमारा तो पूरे लेक्चर्स में यही मकसद है कि हमने ये तो जानने की कोशिश करनी है कि आपके पास जो साउंड ट्रेवल कर रहा है इस एयर के अंदर, इसके अंदर इसकी स्पीड क्या है। अब जो स्पीड होती है किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, जैसे साउंड वेव्स असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वो होती है आपके पास v, और v असल में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, जो कि आपके पास बराबर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और साथ आपके पास नीचे आ जाएगी डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो असल में एयर की होगी क्योंकि साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल कर रही हैं। और यहाँ पर आपके पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारे केस में बल्क मॉडुलस है, और बल्क मॉडुलस की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली क्या आ रही है, गैमा पी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आपके पास ई की जगह पुट कर दूंगा गैमा पी, और फिर इसके बाद हम
गैमा पी अवर आपके पास क्या आ जाएगा रो। अब हम यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास जो प्रेशर है वो एक्चुअली 1 atm होता है। तो प्रेशर जो है वो आपके पास हम 1 atm लेंगे अभी कि हमारे पास जो गैस है वो 1 atm प्रेशर पर है या एयर, ठीक है। तो वो जो 1 atm प्रेशर होता है वो असल में आपके पास 101,325 पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है यहाँ पर। जबकि ये जो रो है ये असल में डेंसिटी ऑफ एयर है। तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है रो वो एक्चुअली आपके पास होती है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर आप इस रिलेशन को कंपेयर करें न्यूटन वाले मेथड में तो वहां पर आपके पास जो v स्पीड ऑफ साउंड थी वो इक्वल आ रही थी स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी। इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास एक गैमा का जो फैक्टर है वो एक्स्ट्रा आ रहा है लैप्लास करेक्शन के अंदर। अब ये गैमा एडियाबैटिक इंडेक्स थे और ये जो एडियाबैटिक इंडेक्स है ये असल में आपके पास एयर जो है वो गैसेस पर मबनी है। तो जो एयर है वो एक्चुअली डायटोमिक गैस है या डायटोमिक गैसेस पर मबनी है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उस डायटोमिक गैसेस के लिए जो एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू होती है वो 1.2 होती है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। और यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज की, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जबकि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब था कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम की गैस और उसका एक आपने डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसके लिए जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। और सेम एज इट इज आपने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करना है कि 1 किलोग्राम की मैं गैस लेनी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर जो गैमा है वो मैं कह रहा हूँ डायटोमिक गैस है ना, एयर जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन। डायटोमिक का मतलब है जिसमें दो एटम्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन N2 होगी या ऑक्सीजन O2 हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो V जो है वो आपके पास आ जाएगी इक्वल टू, मैं तमाम वैल्यूज पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैंने कर दी है। अब खाली हम इनका प्रोडक्ट और फिर डिवीजन और फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर हम सबसे पहले करते हैं 1.42 को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 101 और 325 से। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1,43,881.5 और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 1.293 के साथ। तो जवाब आ गया आपके पास 1,11,277.26 और फिर इसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा है 333.58। तो जो स्पीड ऑफ साउंड निकल कर आ रही है अब थ्योरेटिकली लैप्लास करेक्शन के मुताबिक वो आ रही है 333.58 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपके पास लैप्लास की थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जबकि जब एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड हमने लास्ट टाइम भी न्यूटन के मेथड में भी डिस्कस की थी, इसको स्पीड ऑफ साउंड में v और एक्सपेरिमेंटली के लिए मैं उसको खाली VEXP लिख रहा हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटली को रिप्रेजेंट कर रही है। और वो कितनी थी 332 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो न्यूटन ने निकाली थी v, उसको मैं न्यूटन का नाम करने के लिए खाली n यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो v न्यूटन की थी चलें NEW कर लेते हैं, 60 चलें पूरा ही लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे। तो वो आपके पास निकल कर आई थी 281 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो न्यूटन ने कैलकुलेशन की थी वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस था। जबकि जो लैप्लास ने कैलकुलेशन की है वो अगर आप देखें तो 332 और 333 लगभग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो इस वजह से ये जो कैलकुलेशन लैप्लास ने परफॉर्म की या जो लैप्लास असम्पशन लेकर चला था एडियाबैटिक कंडीशन वाली के जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं आपके पास एडियाबैटिक कंडीशन में जिसमें ना तो कोई हीट एंटर हो रही है तो ना ही लीव कर रही होती, तो वो कंडीशन ट्रू नजर आ रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो लैप्लास की कैलकुलेशन है वो मैच कर रही है किसके साथ? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। लेकिन एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एरर मौजूद है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आइए अब हम उस एरर की कैलकुलेशन कर लेते हैं लैप्लास के लिए भी और न्यूटन के लिए भी। तो वहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स के अंदर किस हद तक एरर्स जो हैं वो अलाउ हैं। तो हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो जो परसेंटेज एरर होता है वो आपको ये बताता है कि कितनी परसेंट तक आपका जो रिजल्ट है थ्योरेटिकल वो एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच नहीं कर रहा। तो परसेंटेज हम एरर निकालते हैं यहाँ पर मॉड डाल के। तो सबसे पहले हम जो ये परसेंटेज एरर है चले वो लैप्लास के लिए निकाल लेते हैं, फिर न्यूटन के लिए निकालेंगे। तो जो परसेंटेज एरर होता है वो असल में होता है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है जो कि असल में है 332 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, उसको आपने माइनस करना होता है जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट की। तो थ्योरेटिकल जो लैप्लास ने कैलकुलेट की वो कितनी आई
333.58, तो आपके पास 333 इशारिया आपके पास आ गया 58। और आपने इस चीज को डिवाइड करना है थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। जो थ्योरेटिकल वैल्यू असल वो कितनी है, वो भी आपके पास लैप्लास के लिए कितनी आई, 333.58। और फिर आपने इसका लिया मॉड। मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव कोई नंबर भी होगा तो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड के लिए आप नंबर्स को इसके बीच में लिखते हैं, इन स्ट्रेट लाइंस के बीच, और साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो कैलकुलेटर के ऊपर मैं क्या करूंगा कि आपके पास 332 को माइनस करूंगा आपके पास सामने 333.58 में से, और उसका जो भी जवाब आएगा इक्वल टू दबाए, यहाँ पे -1.58 आ गया, और उसको डिवाइड कर देना है हमने आपके पास 333.58 के साथ। तो जवाब आपके पास आ गया 0.004। आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है क्योंकि ये मॉड की वजह से खत्म हो जाएगा ना। और फिर आपने परसेंटेज के लिए इसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ रहा है तकरीबन 0.47। तो जो परसेंटेज एरर आ रहा है लैप्लास के लिए वो आपके पास है 0.47%, जो कि असल में बहुत कम है। और ये इस बात को बता रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे तरीके से, या जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब यही परसेंटेज एरर हम न्यूटन के लिए निकालेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपके पास 332 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद आपने उसको माइनस करना है, जो थ्योरेटिकल न्यूटन ने निकाली थी वो कितनी थी, 281, और उसको डिवाइड कर देना है आपने थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ ही, जो कि असल में है 281। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ मॉड लेके। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं 332 को माइनस करूंगा आपकी आंखों के सामने 281 से। 281 से माइनस किया, फिर जो भी आंसर आया उसको तकसीम कर दिया 281 पर, और फिर ज़रब दे देनी है हमने किसके साथ, 100 के साथ। तो जब मैं ज़रब दूंगा 100 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 18.14%। तो यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज एरर आ जाएगा न्यूटन की कैलकुलेशन के लिए वो 18.14% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो फिजिक्स में जो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके अंदर, और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के अंदर जो एरर अलाउ है ना, परसेंटेज एरर अलाउ, वो 1% से लेकर 5% तक अलाउ है। अगर इससे ज्यादा एरर निकल कर आएगा तो फिर जो है ना, वो इसका मतलब है कि जो आप थ्योरेटिकल एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं उनमें कुछ मसाइल हैं। तो ये जो 18% का परसेंटेज एरर न्यूटन के मेथड से शो हो रहा है, ये इस बात की निशानदही है कि फंडामेंटली आपने कुछ बहुत रॉन्ग अजम्पशन की है, जिसकी वजह से थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहे। तो जब भी आपके पास, आपने ये देखना हो कि क्या आपका थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, तो आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। और अगर वो परसेंटेज एरर 1 से 5% के दरमियान आ रहा है तो आप मान लीजिएगा, या भी कह सकते हैं कि आपने एक अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। लेकिन उससे ज़्यादा एरर का मतलब ये होगा कि आपके एक्सपेरिमेंट और जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन आपने कर रहे हैं उसमें कुछ मसाइल हैं, और उसमें से बुनियादी जो मसाइल होगा वो यही होगा कि आपको थ्योरेटिकली चीज़ों का सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अब चूंकि जो लैप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की वो मैच कर रही है असल में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये असल में करेक्ट है, क्योंकि इसका परसेंटेज एरर बहुत कम है, जो कि 0.47 है, जो परसेंट है, जो कि ना होने के बराबर ही है। तो अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिन पर असल में स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर डिपेंड करती है और कैसे उनके चेंज होने से तब्दील होती है। तो आज हमने लैप्लास करेक्शन फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को स्टडी किया, और उसके साथ साथ हमने परसेंटेज एरर्स भी कैलकुलेट किए, लैप्लास के लिए भी और न्यूटन के लिए भी।